तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, ठीक है। एप्लीकेशन में आप आते हैं, देखो हाँ अभी मैंने आपको बताया था नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन। नॉलेज में आप ऐसे समझिएगा कि कोई भी कंटेंट अगर आपको रटना है, जैसे कोई आपसे कहता है कि भारत की राजधानी का नाम क्या है, दिल्ली है, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, आपने रटा और आपने बोल दिया। आपसे कोई कहता है कि 2 4 का कितना होता है, आपने बोला 8, समझने वाली बात ही नहीं है, आपने रट करके बोल दिया है। ये तो हुआ आपका नॉलेज, ठीक है। जहां पर आप क्या कर रहे हैं, या तो कोई डेफिनेशन दे रहे हैं। देखो अगर आपसे कहा जाता है कि बताओ विवेकानंद जी ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी है, तो उसके लिए आपको समझना नहीं है, उसको आपने रटना है, आपने उसी रूप में वो परिभाषा लिखनी है जो विवेकानंद जी ने दी है, ठीक। इसी तरह से आपसे कहा जाता है कि चलो एक काम करो कि आप क्या क्या खाना खाते हो उसकी सूची बनाओ, या आपको खाने में क्या क्या पसंद है उसकी सूची बनाओ। तो आपने जो खाना खाया है या आपको जो पसंद है आप उसका नाम लिख लेते हैं, उस नाम को लिखने के लिए आपको समझना कुछ नहीं है, ठीक है, राइट। इसी तरह से आपसे कहा जाता है कि चलो आप कोई कविता सुनाओ, तो कविता आप जो सुना रहे हैं वो कविता की जो पंक्तियां हैं आप उसी रूप में सुना रहे हैं, अपने किसी शब्द का, अपने किसी भाव का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो मेमोराइज कर रहे हैं आप वहां पर, ठीक है। इसी प्रकार से रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि ये आपके कौन लगते हैं, ये आपके कौन लगते हैं, आप बोलते हैं मम्मी लगती है, पापा लगते हैं, तो आप पहचान कर रहे हैं। किसी ने कह दिया कि ये ऐसा दिखने वाला व्यक्ति आपका पापा है, ऐसा दिखने वाली औरत आपकी मम्मी है, तो आप पहचान कर ले रहे हैं, है ना। आपके सामने एप्पल लाया जाता है, आपसे कहा जाता है कि ये क्या है, तो आप पहचानते हो उसको कि एप्पल है, क्योंकि आपको बताया गया है, आपने रटा है उसे, ठीक है। इसी तरह से आपने कुछ पढ़ा हुआ है पहले से, तो उसको आप रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ क्या है, जो भी एक्शन वर्ब्स आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉलेज की, राइट, वो सब आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चीजें रट करके काम चल जाएगा, ठीक। इसलिए इसको हम बोलते हैं रिमेम्बरिंग, जो याद रखा जाए, बस दैट्स इट, खत्म। कॉम्प्रिहेंशन में आप जब आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो भी आपने पहले स्टेप में नॉलेज में जो आपने पढ़ा है, जिस जो परिभाषा आपको याद है, जो लिस्ट आप बना पा रहे हैं, जिसको आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, अब उनके बारे में आपकी एक समझ भी बनने लगेगी, ठीक है। जैसे आपसे कहा गया ये आदमी कौन है, आपने बोला मम्मी है। आपसे कहा गया ये आदमी कौन है, आप ये आपके पापा हैं, तो आपने बोला चलो बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में कौन अच्छा है। अब ये कंपैरिजन आप कर रहे हो ना, तो ये सब क्या है, आपका कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। आपसे कहा गया कि ये क्या है, आपने कहा एप्पल है देख करके, तो रटा हुआ चीज है, वो तो नॉलेज में आता है आपका। लेकिन जब आपसे कहा गया कि एप्पल कैसा होता है बताओ, तो अब आप बता रहे हो एप्पल मीठा होता है ना, एप्पल आम से अच्छा होता है, कंपेयर भी कर रहे हो आप। तो ये सब क्या है, आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, जहां पर आप चीजों की व्याख्या करने लगते हो, अपने जो भाव होते हैं, अपनी जो समझ होती है उसको आप बताने लगते हो। इसका और अंतर समझिएगा आप, नॉलेज लेवल में अगर दो बच्चों से प्रश्न पूछा आएगा, मेरी बात फिर सुनना, दो बच्चों से आप कोई एक प्रश्न पूछेंगे नॉलेज लेवल में, तो दोनों के दोनों सेम आंसर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हेलो, हाँ। नॉलेज लेवल में अगर दो बच्चों से आपने पूछा कि बेटा ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा एप्पल है। बोलोगे कि क्या बोलते हैं भारत की राजधानी कहाँ है, दोनों बच्चे बोलेंगे क्या है, दिल्ली है, दोनों रटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे 2 4 तक कितना होता है, दोनों बच्चे बोलेंगे 8, ठीक, समझ रहे हैं आप। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन में दोनों चाहे किसी एक तथ्य को रट समान रूप से रहे, लेकिन दोनों की समझ क्या होगी, अलग अलग होगी। आप इन दोनों से बोलोगे कि एप्पल और मैंगो में क्या अच्छा है, दोनों के आंसर क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यस और नो, बताइए। आप इन दोनों से बोलेंगे कि दिल्ली अच्छी है या गंदी है, दोनों के आंसर अलग हो जाएंगे, ठीक है। आप मतलब कहने का यह है कि आप दोनों बच्चों से किसी एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए कहोगे, तो डिस्क्रिप्शन दोनों का अलग हो जाएगा। जैसे आप ही लोग आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर जितने भी हैं आप, आपसे अगर ये कहा जाए कि चलो ब्लूम टेक्सोनॉमी को या फिर टीचिंग ऑब्जेक्टिव को अपनी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करो, तो मेरे ख्याल से हर एक आप में से जितने भी आप हैं सबके आंसर में डिफरेंसेस देखे जाएंगे। जब भी आप डिस्क्राइब करेंगे तो बिल्कुल सेम वर्ड सेम थॉट आपके नहीं रहेंगे। एम आई राइट? ठीक है, हाँ। तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग, दिस इज कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज क्या है, जो आपको जैसा दिख रहा है वैसे ही आप बोल दे रहे हैं, रटा हुआ। लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो आपने देखा उसको आपने अपने मेमोरी में लिया और उसको समझने की कोशिश की अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस में, तो आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या उसको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपने ये लिख लिए होंगे। मैं लिखवा चुका था आपको, क्लासिफाई करना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना तो मैंने मना किया था आपसे,
ठीक है ना। इसके बाद आपका रीस्टेट करना, क्योंकि जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा उसको अपने शब्दों में लिख रहे हैं तो दैट इज रीस्टेट। ठीक है, देन ट्रांसलेट करना, ये सब क्या है आपका कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आ जाता है। एप्लीकेशन वाले पार्ट पे चलते हैं, तो एप्लीकेशन मतलब होता है अनुप्रयोग। भाई अनुप्रयोग, जो कुछ आप समझे हैं उसका आप अनुप्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपने कोई लॉ ऑफ मोटिवेशन पढ़ा था। ठीक है, आपको ये बताया गया कि ब्लूम सॉरी मैस्लो ने 5 स्टेप्स में एक हिरार्की दी है मोटिवेशन की। ठीक है, आप वो समझ गए, अब उसका आप अनुप्रयोग कर रहे हैं अपने जीवन में। या आपने लर्निंग थ्योरी पढ़ी थी थॉर्नडाइक की, और आपने जाना था कि किसी भी काम को बार बार करते रहो तो वो काम आने लगता है। ठीक है, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान वाला जो आप सुनते हैं बार बार। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब तक आप जो पढ़ चुके हैं उसका आप अपने जीवन में प्रयोग करने जा रहे हैं। आपने जानने का प्रयास किया कि चाय कैसे बनती है, जब आपको ये बताया गया आपकी मम्मी द्वारा, ठीक है, कि इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं, चाय पत्ती होता है, अदरक होता है, दूध होता है, पानी होता है, तो ये आपकी नॉलेज में था। लेकिन जब आपने ये समझने का प्रयास किया कि चीनी कितनी डालनी पड़ती है, अगर 2 लोग के लिए चाय बनानी हो, 4 लोगों के लिए बनानी हो कितनी डालनी पड़ती है, तो आप क्लासिफाई करने लगे उसको। ठीक है, अब आप एक्चुअली में किचन में जाकर के चाय बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? सर ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा। हाँ, आप 1 मिनट बस, जस्ट। चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो भी आपने कुछ पढ़ा है उसका आप जब वास्तविक रूप में वॉइस प्रयोग, नहीं आ रही है सर। तो वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही आवाज, नो सर आ रही है बट बहुत लो है। थोड़ा स्लो है, कोई बात नहीं, अभी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था आपसे कि जो चीज आपने पहले मेमोराइज की है, रटी है, फिर उसको आपने समझा है और अपने भाषा में समझाने का प्रयास किया है, अब आप उसको अपने जीवन में प्रयोग करने लगे हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? सर वॉइस बहुत लो है। लो है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। स्लो है तो मतलब कि बहुत धीमी आवाज आ रही है या लेट आ रही है? सर बहुत धीमी आवाज आ रही है, लेट तो नहीं आ रही है बट बहुत हल्के से आ रही है। सर आपकी आवाज भी क्रैक हो रही है। देखिए, इस तरह से आपका जो नॉलेज है कॉम्प्रिहेंशन, देन आपका एप्लीकेशन आता है। अब जब एप्लीकेशन आपके पास आएगा तो आपकी एक्शन वर्क कौन सी होगी? मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार आपका एक्शन वर्क पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपका एक्शन वर्क पर बेस्ड आएगा। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव बनते कैसे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, तो आप अगर नाउन पढ़ाना चाह रहे हैं सपोज, और आपको लेना है डिफाइन, तो आप बोलेंगे कि डिफाइन नाउन। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका क्या, आपका नॉलेज बेस। आप ये बोलेंगे कि लिस्ट सम नेम, ठीक है, रिलेट टू नाउन, या आप बोलेंगे कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द नाउन रिकॉग्नाइज, के पहचानिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में जब आएगा आपका क्वेश्चन तो ऐसे आएगा, कोई भी एक क्वेश्चन बना करके आपको देगा, क्लासिफाई टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इट इज। ठीक है, नाउन यानी कि संज्ञा को वर्गीकृत कीजिए। अब ये किस प्रकार का उद्देश्य है, ये नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। मतलब जो भी क्वेश्चन आपका इससे आता है, स्टेट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, आप फिर से ध्यान दीजिएगा। अगर स्टेट आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेट क्वेश्चन अगर आपका आएगा स्टेट फॉरवर्ड, तो वो बस ये पूछेगा आपसे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट या हायर टीचिंग ऑब्जेक्टिव, निम्न में से कौन सा जो शिक्षण उद्देश्य है वो क्या है, उच्च स्तर का है। तो अब वहां पर आपको जो दिए रहेगा उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ भले ही एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, बट अगर एग्जाम में आपको नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एंड एनालिसिस ही देता है तो आपको बोलना पड़ेगा एनालिसिस। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि टीचिंग टेक्नोलॉजी किसने दी है, तो आप बोलेंगे कि ब्लूम ने दी है। अगर आपसे पूछता है कि कितने डोमेन बताएं, तो बोलेंगे आप 3 डोमेन बताएं। फिर आपसे बोलता है कि कॉग्निटिव डोमेन में कितने डोमेन है, तो 6 सब डोमेन है।
इस तरीके के प्रश्न आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपसे वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा, जिसके लिए वो आपको एक कंडीशन देगा, उस कंडीशन पे बेस्ड आपको ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होगा। आपसे पूछेगा वो कि 6th क्लास में पढ़ाने वाली रीना, ठीक है, अपने छात्रों से त्रिभुज के प्रकारों की पहचान करने का प्रयास करती है, तो बताइए वो किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति करना चाह रही है। तो त्रिभुज के प्रकारों की पहचान कर रहा है बच्चा, तो डेफिनेटली क्या है, वो आपका नॉलेज बेस्ड है, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर रहा है ना। क्योंकि अगर आपसे प्रश्न पूछ सकता है वो कि कक्षा 8 में पढ़ाने वाले मोहन अपने बच्चों से बल के नियमों का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं, तो ये किस प्रकार का है, तो प्रयोग कराना चाह रहे हैं, तो प्रयोग आपका एप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछता है कि यदि आप शिक्षक के रूप में अपने छात्रों से किसी भी एक नियम के ऊपर अपने विचार रखने के लिए कहते हैं, तो ये किस प्रकार का है, तो बच्चा जब अपने विचार रख रहा है, अपने विचार रख रहा है, समझ रहा है, अपने विचार, तो बच्चा इवेल्युएट कर रहा है, नियम को बच्चे ने पढ़ा है और उस नियम को जिस रूप में पढ़ा है उसी रूप में समझा रहा है, तो वो आपका होता है कॉम्प्रिहेंशन। समझ रहे हैं आप, आपने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा कि हर एक वस्तु ऊपर फेंकी जाए तो नीचे आती है, आपने इसको समझा दिया, तो आप कॉम्प्रिहेंशन लेवल का ये क्वेश्चन हो गया, आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल का ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन अगर आप उसकी आलोचना करते हैं, आपसे कहा जाता है कि आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, तो आलोचनात्मक टिप्पणी जो होती है वो आपकी हायर लेवल का ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। तो इस प्रकार से आपको एक्शन वर्ब के माध्यम से ये पहचानना होता है कि कैसा ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए एप्लीकेशन की जो एक्शन वर्ब्स हैं आपकी, अप्लाई करना, ठीक है, चूज करना, चयन करना, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रदर्शित करना, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रदर्शन करते हैं तो आप जो कंसेप्ट आप समझाना चाह रहे हैं उसका आप प्रयोग करते हुए दिखाते हैं। यस सर नो, आप जब बच्चों को ट्रायंगल पढ़ाने के लिए डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कटआउट लेके आते हैं, तो ये कटआउट आपने बनाए हैं, जो आपने कटआउट बनाने के लिए उसका ट्रायंगुलर शेप बनाया है, तो आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, और कंस्ट्रक्शन क्या है, अपने आप में आपका एक एप्लीकेशन है, ठीक। फिर है आपका इलिस्ट्रेट करना, इलिस्ट्रेट मतलब होता है दृष्टांत बोलते हैं इसको, मतलब बच्चा देख भी रहा है और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंटरप्रेट करना, ठीक है, इंटरप्रेट करना क्या, व्याख्या करना, वो क्या बोलते हैं उसको, अर्थांतरण करना बोलते हैं जनरली इसको। ऑपरेट करना, आपने कोई मशीन सिखाई है, जैसे कंप्यूटर सिखाया आपने बच्चे को, तो कंप्यूटर में सीपीयू होता है, यूपीएस होता है, ये चीजें जानना, ये क्या है, आपका नॉलेज है, ठीक है। उसके अलावा सीपीयू का काम होता है और कीबोर्ड का क्या काम होता है, ये जानना क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है। देन उन सभी का प्रयोग करना और कंप्यूटर को ऑपरेट करना, तो ऑपरेटिंग द कंप्यूटर इज एप्लीकेशन, ठीक है। इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना, ठीक है, इसी प्रकार से आपका स्केच बनाना और लिखना, कुछ लेखन करना। जैसे बच्चे को आप कविता लिखने पढ़ने के लिए कहते हैं, बच्चा कविता रट देता है, मेरी बात फिर समझिएगा, बच्चा जब किसी पोएम को रट देता है वर्ड बाय वर्ड, तो वो है आपका नॉलेज लेवल का ऑब्जेक्टिव। जब बच्चा उस पढ़ी हुई पोयम को, जो वर्ड बाय वर्ड बच्चे ने पढ़ी है, उसको वो एक्सप्लेन कर देता है, उसके भाव को समझा देता है, तो हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन जब वो पोयम लिख देता है, वो एक पोयम अपने आप से लिखता है, तो दैट इज क्या, बताइए, एप्लीकेशन, ठीक है। ये सब कुछ आपका इसके अंदर आता है, ये कुछ एप्लीकेशन जुड़ी हुई कुछ आपकी एक्शन वर्ब्स हैं, इनको आप नोट कर, ठीक। इसका जब आते हैं एनालिसिस की तरफ, देखिए एनालिसिस में क्या है, एनालिसिस को हम हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण, refers to the ability to break down material into its components। देखिए एनालिसिस हमारा एक एनालिटिकल मेथड भी होता है, वहां पर हम और अच्छे से जानेंगे इसको। जब किसी एक ऑब्जेक्ट को हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है, फ्रॉम होल टू पार्ट, जब किसी एक वस्तु को हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो हम बोलते हैं विश्लेषण करना, ठीक है। किसी तथ्य को जब आप समझ नहीं पाते, जैसे कि आपको ये देखिए, ये कोई फिगर बना करके दिया आपको किसी ने गणित का, ठीक है, ये, अब इस फिगर को आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या है, फिर आपने समझने के लिए इसको अलग कर दिया नीचे वाले को, तो आपका बन गया क्या, हेमिस्फीयर। आपने बीच वाले को अलग कर दिया, आपका बन गया सिलेंडर, ठीक है, और ऐसे आपने ऊपर वाले को अलग कर दिया, आपका बन गया कोन। अब आपने क्या किया, ये जो मिक्स फिगर था,
मिश्रित जो आपका चित्र था उसको आपने भाग में बांट दिया, 3 भागों में, तो आपने विश्लेषण कर दिया। मतलब ये आपको पता नहीं था क्या है, तो ये क्या था आपका अननोन। अननोन था, आपको पता ही नहीं है, यानी कि अज्ञात। लेकिन अब क्या है, ये आपने जब बांटा तो आपको पता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर, इसको बोलते हैं हम क्या, एनालिसिस को अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, फ्रॉम अननोन टू नोन। नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी नेक्स्ट थर्सडे पे, उसमें हम मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। वहां पर आपको ये सब बताया जाएगा, एनालिटिकल सिंथेटिकल मेथड आपका होता है सर। तो फ्रॉम अननोन टू नोन, जब हमें कोई चीज पता ही नहीं है लेकिन हम उसको जानना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे भाग में बांटते हैं जो हमको पता हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सीखते हैं। अब ये शिक्षण उद्देश्य के अंदर कहाँ पर आता है, जब आपके सामने कोई कविता लिखी हुई है, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे ये सेंटेंस लिखा है आपके पास, एग्जाम्पल लीजिए छोटा सा आप, ये लिखा है आपका एक सेंटेंस पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब छोटा बच्चा है, क्लास 3rd में पढ़ता है, नहीं पता उसको क्या सेंटेंस का मतलब, तो वर्ड बाय वर्ड बांटेगा इसको। एज का मतलब है होता है, डिफाइन का मतलब परिभाषा देना होता है, एज मतलब जैसे, द एबिलिटी मतलब होता है योग्यता, टू मतलब होता है को, कैच मतलब होता है पकड़ना, द मीनिंग मतलब होता है अर्थ, ऑफ मतलब होता है का, मटीरियल मतलब होता है वस्तु। इस प्रकार से वो टुकड़ों में बांटेगा और अब इसके शब्द को मतलब बाकी को समझने का प्रयास करेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये समझ? ठीक है, तो जब किसी भी तथ्य को छोटे 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 भागों में बांट करके उसको समझने का प्रयास किया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है, ऐसा काम कौन करता है, टीचर। जब कोई भी टीचर किसी कंसेप्ट को बताता है तो पहले उसको एनालाइज करता है, तोड़ देता है छोटे छोटे भाग में, फिर ये जानने का प्रयास करता है कि इनमें से कौन कौन से पार्ट बच्चे की किस नॉलेज से रिलेट कर रहे हैं, ताकि उसको वहीं हिट किया जाए। ठीक है, तो रिफर टू एबिलिटी टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट टू सो दैट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बी अंडरस्टूड। किसी भी अननोन मटेरियल को छोटे छोटे भाग में बांट देना, ताकि जो भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उस फैक्ट का, उसको आप समझ सकें, उसको जान सकें। ठीक है, और उसका विश्लेषण कर सकें। इसके लिए कौन कौन सी एक्शन वर्ब यूज होती हैं, तो एनालाइज मतलब विश्लेषण करना, वही है ना। एप्रेज मतलब कि उसमें कुछ अगर आपको बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, तो वो आपका कैलकुलेट करना। ठीक है, कैलकुलेट मतलब भी एक प्रकार से होता है कुछ नया ऐड करना। कैटेगराइज वर्गीकृत करना, पार्ट से बांटना, कंपेयर तुलना करना। ठीक है, इसके बाद है कॉन्ट्रास्ट, अगर कुछ उसका विरोधाभासी कुछ लग रहा है तो वो बताना। ठीक है, जैसे आप कोई तथ्य पढ़ रहे हैं, आपको मैंने पढ़ाया ये क्या बोलते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, आप बोल रहे हैं कि नहीं हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, हमें लगता है कि ये कंटेंट इसमें सही नहीं है, ये चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो आपने कॉन्ट्रास्ट बोला, उसका मतलब अपोजिट आपने समझा। क्रिटिसाइज करना मतलब वही आलोचना करना। डिफरेंशिएट करना मतलब कि तुलना कर देना दो चीज बीच में। डिस्क्रिमिनेट मतलब भी वही एक प्रकार से होता है आपका विभेद करना, अंतर बताना। ठीक है, डिस्टिंग्विश मतलब आपका अंतर बताना होता है। एग्जामिन मतलब क्या होता है, परीक्षण करना उसका। ठीक है, एंड देन एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है आपका, प्रयोग करना। क्वेश्चन मतलब क्या होता है, वही प्रश्न करना। टेस्ट मतलब परीक्षण करना। तो ये सारी ही एक्शन वर्ब्स आपकी एनालिसिस की है, और मेरा ये मानना है कि आप एनालिसिस की सारी जो एक्शन वर्ब्स हैं उनको प्लीज याद रखिएगा। ऊपर वाले मुझे लगता नहीं कि उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है एनालिसिस का। ठीक है, क्योंकि नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, तो इतना इजी कि आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन को समझना जरूरी है। राइट, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन तो आपने जब बीएड किया होगा तो आई होप कि उस समय भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यस और नो? और उसी तरह से एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, मेरा ये मानना है कि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन को आज भी नहीं समझ पा रहे होते हैं। एम आई राइट और नॉट? जब आप बीएड में टीचिंग प्लान बनाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव लिखिए, टीचिंग ऑब्जेक्टिव। तो उस केस में जब आप टीचिंग ऑब्जेक्टिव लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें आप नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन वाले ही लिख रहे होते हैं। आप एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन तब भी नहीं लिख रहे होते हैं। ऐसे तो होता है ना कुछ। आप लोग को वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? यस सर। ठीक है,
इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। सिंथेसिस और इवैल्यूएशन मैं आपको कल ही बताऊंगा, कल क्लास होगी हमारी प्रॉपर। अगर आप लोग ऊपर करना चाह रहे हैं क्लास मतलब दिन के टाइम तो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज 5 से 6 कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि वैसे तो लॉकडाउन है कहाँ जाएंगे आप लोग, फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर आप मॉर्निंग आवर में करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, नो इशू। बट अगर नहीं करते हैं तो इवनिंग में 5 से 6 हमारी क्लास होगी। लास्ट संडे को बहुत कम लोग ज्वाइन किए थे, 4 या 5 लोग ज्वाइन किए थे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ज्वाइन करें। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, आप बिल्कुल इसको इजीली ना लें, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को हम यही करेंगे। आज के लिए माफी चाहूंगा मैं थोड़ा। सर टाइमिंग क्या बताई सर आपने कल की क्लास की? मैम टाइमिंग तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए, कोई और कर लीजिए। 5 से 6 अगर कोई टाइम आप लोगों का आपस में मैनेज नहीं होता है तो 5 से 6 की हमारी क्लास सर होगी। हाँ ये टाइम ठीक है सर, हाँ तो इसी टाइम इसी करिएगा। टाइम पे कर दीजिए। जी जी ओके, ओके सर। इसी टाइम क्लास करेंगे। और कल थोड़ा टाइम ज़्यादा रखेंगे अपने पास करने के लिए, क्योंकि कल मेरी 6 से 7 की क्लास होगी नहीं, तो इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे आगे, ठीक है। चलिए फिलहाल आज आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क आपको देता हूँ कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसको अच्छे से आप पढ़िएगा। आपको मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा, अगर नहीं करता हूँ तो मुझे प्लीज़ आप रिमाइंड करा दीजिएगा, ठीक है। वो वीडियो शेयर करने के लिए उसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। आई होप कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हुआ था तो वहाँ पर आपको इजी लगेगा समझने में। और उसके बाद फिर कल मिलते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए लेवल ऑफ टीचिंग है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी भी है। जितना कॉम्प्लेक्सिटी आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग में दिखाई देगी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का कि इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, उतना ही आसान आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी भी नहीं है। अच्छे अच्छे दिग्गज जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो एक्शन वर्ब्स होती है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप बिल्कुल सटीक उसको अच्छे से समझ लें, ताकि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा। इसका मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन आएंगे, एक ही आएगा, लेकिन वही एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को यही ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल, अब कल मिलते हैं फिर, ओके। और कोई क्वेश्चन आपका होगा तो कल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप पूरे वीक का पढ़िएगा। कल आप, मैं आज आपका पेपर देने वाला था बट सॉरी नहीं हो पाया समय मेरे को, तो कल आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। मुझे मॉर्निंग में रिमाइंड करा देना 9 बजे कि सर क्वेश्चन पेपर भेजना है आपने, तो 11 o'clock तक मैं आपको क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा। शाम को 5 बजे क्लास ज्वाइन करने से पहले आपने क्वेश्चन वो पूरे कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। और प्लीज़ मुझे याद जरूर दिला दीजिएगा वो क्वेश्चन भेजने के लिए। आज मैं थोड़ा सा बिजी हो गया कुछ काम में, तो मेरे को बाद में ध्यान में आया 3 साढ़े 3 बजे, कोई टाइम नहीं।